एक से एक अद्भुत समुद्री जीव जिनके बारे में कुछ बता पाना असंभव था। ऐसा लगता है कि उन जीवों को साबुत ही पृथ्वी पर लाया गया और उन समंदरों में छोड़ दिया गया। वो संस्कृतियां जो मछली जैसे देवताओं की पूजा करती थी। इस बात का जिक्र दुनिया के कोने कोने में मिलता है, उन इंसानों का जिनके कुछ अंग समुद्री जीवों जैसे थे। पानी के नीचे कई ऐसे जीव रहते हैं जिनका व्यवहार बड़ा ही रहस्यमय होता है। देखने में ही वो किसी और दुनिया के जीव लगते हैं, क्योंकि वैसे जीव पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम अपने समंदरों के तल के बारे में जितना नहीं जानते, उससे ज्यादा तो मंगल ग्रह की सतह के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या वो हमारी उम्मीद से कहीं बढ़कर एक एलियन एनवायरनमेंट है? इसके अंदर दूसरे ग्रह से आया अमीनो एसिड है। सच में ये खोज तो वाकई चौंकाने वाली है। अब शायद हमें इस बात का भी पता लगने लगे कि हमारे समंदर असल में दूसरी दुनिया के जीवों की एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है। ब्रह्मांड में एक दरवाजा बना है और उसके पार है वो सच जिससे हम अनजान हैं। उसे जानने के लिए हमें हर उस बात पर सवाल उठाने होंगे जो हम जानते हैं। सबूत हमारे आसपास ही है। हमारा भविष्य हमारी नजरों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं। हम कभी अकेले रहे ही नहीं। They came from the sea. 4 नवंबर 2006 इंटरनेट पर किसी गुमनाम शख्स ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें पानी के नीचे एक बहुत बड़े समुद्री जीव का साया नजर आ रहा था। उस फुटेज की क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं थी, पर जब वो जीव कैमरे के करीब आया तो उसके लंबे हाथ और पैर नजर आने लगे और एक मर्मेड जैसा फिन भी दिखा। उसके बाद वो वीडियो अचानक ही खत्म हो जाता है। उस क्लिप के साथ जो जानकारी दी गई थी उसमें कहा गया था कि वो निंगन है, एक मिथकीय समुद्री जीव जो अंटार्कटिका के समुद्री किनारों के आसपास घूमता रहता है। कुछ लोगों के मुताबिक वो फुटेज नकली थी क्योंकि हाल के वर्षों में निंगन की कई फोटोज और वीडियो सामने आए हैं, और कुछ मानते हैं कि इंसान जैसा ये जीव वाकई हमारे समंदर में रहता है। लोगों ने निंगन की तस्वीरें देखने के बाद उसके वजूद को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन ऐसी बातें पहले भी हुई थीं, जैसे कि क्रैकन नाम का वो बड़ा सा स्क्विड जिसके ऊपर तभी यकीन आया जब उसकी खोज हुई। इतिहास की किताबों में कई बड़े ही खतरनाक समुद्री जीवों से सामना होने की बातें लिखी हैं। उनमें से ज्यादातर को मिथक ही कहा गया, लेकिन जब सदियों बाद उनकी मौजूदगी के सबूत मिले तब उन्हें सच मान लिया गया। समंदर शुरू से ही एक फोर्स रहे हैं। वो गहरे, शक्तिशाली और तूफानी होते हैं, इसलिए हमें उनसे डर लगता है। और जब से मिथकों और लोक कथाओं की शुरुआत हुई है, तभी से समंदर में जाने वाले नाविक समुद्री सांपों और समुद्री दानवों की बात कर रहे हैं। उनके नाम से ही हमारी रूह कांप जाती है। समंदर इस बात की बहुत बड़ी मिसाल है कि फैक्ट का फिक्शन से मिलन होता है। हमने क्राकेन और बड़े बड़े समुद्री दानवों की जाने कितनी कहानियां सुनी हैं, और जब विज्ञान उनका पता लगा लेता है तब हमें भी कहना पड़ता है, हाँ, समंदर के तल पर एक विशाल स्क्विड रहता है। इसके बाद सवाल उठता है, नीचे और क्या क्या है? सच कहें तो हमें कुछ नहीं पता। जब हम समंदर की गहराइयों में नीचे से और नीचे जाते हैं तब हमें ये नहीं पता होता कि वहां क्या मिलने वाला है, मगर एक बात सब जानते हैं, वहां जो भी मिलेगा वो बड़ा चौंकाने वाला होगा। क्या निंगन और वो दूसरे अनूठे जीव जिन्हें हमने अभी तक देखा भी नहीं है, वो वाकई पृथ्वी के समंदरों की गहराइयों में छिपे हुए हैं? कमाल की बात तो यह है कि हम पानी के ऊपर की जिस दुनिया के बारे में जानते हैं और जिसमें रहते हैं, वो पृथ्वी पर रहने लायक जगह का सिर्फ 1% है। 99% हिस्से में तो समंदर है और हम अभी तक उसके 10% हिस्से की भी खोज नहीं कर पाए हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि समंदर पृथ्वी की ऐसी जगह है जिसकी अभी तक पूरी तरह से खोज नहीं हो पाई। समंदर के तल का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी हमारे लिए अनजान है। ये बात सोचने पर बहुत अजीब सी लगती है, क्योंकि आज हम चांद और मंगल ग्रह की सतह के बारे में जितना जानते हैं उतना हम समंदर के तल के बारे में नहीं जानते। 1875 तक मुख्य धारा के वैज्ञानिक यही मानते रहे कि कोई भी जीव समंदर की सतह से 1800 फुट से ज्यादा नीचे नहीं रह सकता। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक अभियान से उस गहराई के नीचे भी करीब 4700 नए किस्म के जीवों की खोज हुई
और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खोज करीब 100 साल बाद हुई। फरवरी 1977 गैलापागोस आइलैंड से करीब 400 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में वैज्ञानिकों ने समंदर की सतह से 8000 फुट से ज्यादा की गहराई में तल पर एक ऐसा हाइड्रोथर्मल वेंट खोजा जिसके आसपास किसी जीव के होने की संभावना ही नहीं थी। मगर वो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें हमने पृथ्वी पर कभी देखा ही नहीं था। जब उन्हें पहली बार समंदर के गहरे पानी में वो सी वेंट्स मिले, तब वहां उन्हें बहुत बड़े बड़े ट्यूब वर्म्स और रिफ्टिया मिले जो काफी बड़े और खूबसूरत रंगों वाले थे, और उन्हें उन वेंट्स के आसपास रहने वाले कई किस्म के श्रिम्प, केकड़े और मछलियां मिली। वो किसी और ही दुनिया के जीव लग रहे थे, क्योंकि वैसे जीव पृथ्वी पर कहीं और कभी नजर नहीं आए। पानी के नीचे के उस इकोसिस्टम का आधार है एक बड़ा ही अनूठा भोजन स्रोत। इन वेंट के आसपास बैक्टीरिया रहते हैं। रोशनी ना होते हुए भी ये एक ऐसा काम करते हैं जो फोटोसिंथेसिस जैसा होता है। उसे हम कीमोसिंथेसिस कहते हैं। असल में वो अपने सल्फर मिले कंपाउंड्स की मदद से अपने सेल्स के लिए एनर्जी पैदा करते हैं। इस खोज के बाद मरीन बायोलॉजी का फील्ड ही बदल गया। वहां से वैज्ञानिकों को जिस तरह के अनोखे जीव मिले हैं, उन्हें देखने के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि जिन समुद्री दानवों को अभी तक मिथकीय जीव माना जा रहा था, जैसे कि अंटार्कटिका का निंगन, तो क्या अब हम उन जीवों को सही मान सकते हैं? हालांकि अभी तक निंगन से जुड़ा एक भी पुख्ता सबूत नहीं मिला, मगर ऐसे ही एक दूसरे रहस्यमय जीव से जुड़े सबूत मिले हैं जो समंदर की गहराइयों में रहता है। टूरिटोप्सिस डोनेल या इमोर्टल जेलीफिश। इमोर्टल जेलीफिश बुरे से बुरे हालात में भी, जैसे कि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने पर, पानी का खारापन बदलने पर, अपने अडल्ट स्टेज से जुवेनाइल स्टेज में चले जाते हैं और अपनी जिंदगी बिल्कुल नए सिरे से शुरू करते हैं। सच कहें तो ये वो खुद के डेवलपमेंट को बार बार रिवाइंड करती रहती हैं। हमारी लैब में भी कुछ इमोर्टल जेलीफिश हैं जिनकी आज तक मौत नहीं हुई है, क्योंकि वो बार बार अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस को साइकिल करती रहती हैं। एक ऐसी जेलीफिश जिसकी कभी मौत ही नहीं होती। लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि पृथ्वी पर एक ऐसा जीव भी है जो आज तक मिले किसी भी जीव से बिल्कुल अलग है और जिसके बारे में वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि जवाब बड़ा ही सरल है। इमोर्टल जेलीफिश या समंदर की गहराइयों में रहने वाले दूसरे अनोखे जीव हमारी पृथ्वी के हैं ही नहीं, बल्कि ये किसी और ग्रह से आए हैं। 19 अगस्त 2014 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बड़ी चौंकाने वाली खोज की। खिड़की के बाहरी हिस्से पर एक ऐसा जीव चिपका था जो आमतौर पर गहरे पानी में मिलता है, सी प्लैंकटन। स्पेस स्टेशन के बाहरी हिस्से में हाल ही में हुई सी प्लैंकटन की खोज बड़ी ही दिलचस्प थी। मैंने खुद भी दुनिया के कुछ ऐसे वैज्ञानिकों से बात की है जो इस खोज से जुड़े थे। हमने देखा कि कोई ऐसा तरीका है ही नहीं कि माइक्रोब्स को पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर दूर भेजा जा सके। जाहिर है वो बाहर कहीं से आए थे। तो क्या डॉक्टर चंद्रा विक्रम सिंघे और उनके सहयोगियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि एक परग्रही जीव जो अंतरिक्ष के बेहद मुश्किल हालात में रह सकता है और वो पृथ्वी पर भी आ सकता है? और क्या वहां पर प्लैंकटन मिलना इस तरफ इशारा करता है कि अंतरिक्ष से आने वाले जीव पृथ्वी के समंदरों में भी जिंदा रह सकते हैं? ये बहुत अजीब बात है। हमें अब ऐसी जगहों पर नए जीव और नई प्रजातियां मिलने लगी हैं जिनके बारे में 20 साल पहले तक वैज्ञानिक यही कहते थे कि वहां कोई जीव रह ही नहीं सकता। मगर अब हमें समंदर की अथाह गहराइयों में उन जगहों पर भी मछलियां मिली हैं जहां जाने पर एक सबमरीन के भी टुकड़े हो जाएंगे, फिर भी वहां मछलियां रहती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता, मगर हुआ है। इसलिए मेरा सवाल है कि कहीं इनमें से कुछ जीव सीधे सीधे कहीं और से इंपोर्ट तो नहीं हुए? इमोर्टल जेलीफिश, विशाल केंचुए, इंसान जैसे नजर आने वाले समुद्री जीव। क्या ये नहीं हो सकता कि दुनिया के समंदरों में मिलने वाले ये अनोखे जीव असल में पृथ्वी के हो ही नहीं?
और अगर हमारे समंदरों में वाकई परग्रही जीव रहते हैं तो क्या वो गलती से यहाँ आ गए थे या उन्हें जानबूझकर भेजा गया था? शायद इससे जुड़े कुछ सुराग हमें उस चीज की तहकीकात से मिल सकें जो हाल में ही पृथ्वी पर गिरी थी और जिसके अंदर जीवन को जन्म देने वाले तत्व मौजूद थे। आगे देखिए। ये देखिए, इस उल्का के अंदर पानी की एक बूंद नजर आ रही है। क्या बात है, इसे तो हम तभी से ढूंढ रहे हैं जब से हमारी शुरुआत हुई है। दिसंबर 1974 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रा विक्रम सिंघे ने नेचर मैगजीन में एक लेख लिखा जिसे पढ़कर पूरा वैज्ञानिक समुदाय चौंक गया। तब तक कई दशकों से आम मान्यता यही थी कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत एक प्राइमोर्डियल सूप यानी पृथ्वी के समंदरों में मौजूद जैविक तत्वों से हुई थी। लेकिन वैज्ञानिक आज तक नहीं जान पाए हैं कि आखिर किसी इनएनिमेट मैटर यानी जड़ तत्व से जीवन का विकास कैसे हो गया। मगर डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर हुई ही नहीं थी, बल्कि वो पृथ्वी पर ग्रहिकाओं और उल्काओं के जरिए आया था। इस विचार को पैनस्पर्मिया कहते हैं। आज से 10-20 साल पहले तक हमने बायोलॉजी की जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उन सभी में किताब की शुरुआत उस प्रीमोर्डियल सूप से होती है, मगर उसका कोई भी सबूत नहीं है। ऐसे में उस प्रीमोर्डियल सूप थियरी का एक ही विकल्प हो सकता है कि जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर नहीं हुई थी, बल्कि वो बाहर से आया था। दो किस्म के पैनस्पर्मिया होते हैं। उनमें से एक में तो सिर्फ पैनस्पर्मिया है जिसमें ये कहा गया है कि उल्काओं पर सवार होकर पृथ्वी पर जीवन आया था। वो ग्रहों की कुदरती सीडिंग थी। मगर दूसरी किस्म है जिसे कहते हैं डायरेक्टेड पैनस्पर्मिया, जिसके मुताबिक दूर दराज के किसी और ग्रह पर रहने वाले बुद्धिमान टेक्नोलॉजिकल जीवों की एक प्रजाति ने कुछ खास ग्रहों पर जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स भेजे थे। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर काफी समय पहले परग्रही जीवों ने जीवन के बीज डाले थे। कई दशक तक मुख्य धारा के वैज्ञानिक पैनस्पर्मिया की थ्योरी को सिरे से नकारते रहे और कहा जीवन अंतरिक्ष के उन मुश्किल हालात में हो ही नहीं सकता था। मगर हाल ही में हुई एक खोज ने इस बात को गलत साबित कर दिया और इस बात के शायद पुख्ता सबूत भी मिल गए कि पैनस्पर्मिया न सिर्फ हुआ था बल्कि वो आज भी पृथ्वी पर जीवन पर असर डाल रहा है। क्या ये कहा जा सकता है कि जीवन देने वाले बीज उल्काओं के जरिए पृथ्वी तक आए थे और शायद उनसे ही समंदर की गहराइयों में नई परग्रही प्रजाति का विकास हुआ? और अगर हुआ तो किस हद तक? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें समंदर में रहने वाले एक बड़े ही रहस्यमय और समझदार जीव की जांच पड़ताल से मिल सके, ऑक्टोपस की। आगे देखिए, ऑक्टोपस की सबसे बड़ी खूबी होती है अपने डीएनए को एडिट कर लेना। वो नए प्रोटीन्स बनाते हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि हमारे पूर्वजों को पता था कि ऑक्टोपस असल में परग्रही जीव हैं? मार्च 2018 विज्ञान से जुड़े एक लेख ने दुनिया भर की प्रेस में सनसनी फैला दी। उसमें 33 वैज्ञानिकों की एक टीम जिसमें डॉक्टर चंद्रा विक्रम सिंघे भी शामिल थे, उसने बताया कि ऑक्टोपस के अंदर परग्रही डीएनए होता है। हमने देखा कि ऑक्टोपस का जीनोम बिल्कुल ही अलग है। उसके अंदर करीब 50,000 जीन्स होती हैं। इंसान की तुलना करें तो इंसान में सिर्फ 25,000 जीन्स होती हैं। इस लिहाज से ऑक्टोपस कई लिहाज से इंसानों से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। सवाल ये है कि ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी कहां से आई? इस बात के कई सबूत हैं कि वो किसी और ही दुनिया से आया था। जब वैज्ञानिकों ने ऑक्टोपाई का अध्ययन किया तो नतीजे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उनका ऑक्टोपाई के कुछ पूर्वजों से कोई रिश्ता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें साबुत ही यहाँ लाया गया और वैसे ही पृथ्वी के समंदरों में डाल दिया गया। ऑक्टोपस एक बड़ा ही अनूठा जीव है।
ऑक्टोपस का दिमाग हमारे दिमाग की तरह सिर्फ उसके सिर के अंदर ही केंद्रित नहीं होता, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसकी बाहों में भी दिमाग होते हैं और फिर सिर के अंदर एक दिमाग तो होता ही है। ऑक्टोपस अपने आसपास के माहौल में अपने हिसाब से फेरबदल कर लेता है। वो अपना घर पत्थरों का ढेर जमा करके बनाता है और उनके ऊपर शेल्स डाल देता है। ऑक्टोपसेस खुद को माहौल के मुताबिक छिपाने में भी माहिर होते हैं और इसके लिए वो अपनी आसपास की जगह के हिसाब से बहुत जल्दी अपना रंग बदल लेते हैं। वो अपने शरीर को भी इस तरह से बदल लेते हैं जिससे किसी और जीव जैसे नजर आने लगते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चूंकि पृथ्वी पर इंसान नहीं थे, इसलिए ये जीव पृथ्वी पर रहने वाली सबसे अहम प्रजाति के रूप में विकसित हुए। आम मान्यता के मुताबिक हमारे वानर पूर्वज नहीं। इनकी एक खूबी ऐसी भी है जिसे देखकर लगता है कि एक दिन पृथ्वी पर इनका ही राज होगा। ये अपने जेनेटिक कोड को एडिट कर लेते हैं। डीएनए यानी डबल हीलिक्स एक जिपर जैसा होता है। जिपर को खोला जा सकता है और फिर उसके अंदर एक और मॉलिक्यूल बनता है, आरएनए। आरएनए हर जानकारी को डीएनए से प्रोटीन्स तक पहुंचा देता है। मतलब ऑक्टोपस के अंदर अपने आरएनए को एडिट करने की क्षमता होती है और वो नए प्रोटीन्स बना सकते हैं। हालांकि इनकी इस काबिलियत को अभी तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है, मगर ये साफ है कि ऑक्टोपस किसी दूसरे जीव के मुकाबले खुद को अपने माहौल के मुताबिक ज्यादा तेजी से ढाल सकते हैं। आरएनए एडिटिंग की बदौलत ये अपने आसपास के तापमान में आए बदलावों के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। कैमोफ्लेजिंग स्किन यानी छलावरण वाली त्वचा, औजारों का इस्तेमाल, अपने जेनेटिक कोड को एडिट कर लेने की काबिलियत। क्या ऐसा हो सकता है कि 3 दिल और 9 दिमाग वाला ये जीव इस दुनिया का हो ही नहीं? शायद इस सवाल के जवाब से जुड़े सुराग हमें दुनिया भर की प्रचलित मिथकीय कहानियों की जांच से मिले। कई संस्कृतियों में इस बात की चर्चा है कि समंदर में से इंसान जैसे जीव बाहर आते थे और वो समुद्री जीवों जैसे नजर आने वाले देवताओं की पूजा करते थे। हैरानी की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर देवता ऑक्टोपस से मिलते जुलते थे। दुनिया भर में कई ऐसी परंपराएं हैं जो रचना करने वाले देवता से जुड़ी हैं और वो ऑक्टोपस जैसे दिखते थे। मिसाल के तौर पर प्राचीन क्रीट में कई तस्वीरों और पेंटिंग्स में एक ऑक्टोपस को दिखाया गया है जिसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं। एक्वाडोर में मेंटास नाम की एक जगह पर एक बड़े ही अनोखे ऑक्टोपस देवता की बैस रिलीफ कार्विंग्स नजर आती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे पूर्वजों को पता था कि ऑक्टोपस हमारी पृथ्वी के जीव हैं ही नहीं? क्या ये कहा जा सकता है कि ऑक्टोपस उस परग्रही नस्ल के रिश्तेदार हैं जो हजारों साल पहले पृथ्वी पर आए थे? या फिर हमारे पूर्वजों ने ऐसे बुद्धिमान जीवों को देखा था जो परग्रही प्रयोगों से पैदा हुए थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि हमारे अतीत में इंसानों को परग्रही जीवों ने जेनेटिकली मॉडिफाई किया था। अगर ये बात सही है तो क्या उन्होंने कुछ दूसरे जीवों में भी बदलाव किए थे? मिथकों के प्राचीन रिकॉर्ड में एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी मिलती है। उसके मुताबिक देवता इंसान का रूप धारण करने के लिए प्रयोग करते थे। वो अलग अलग किस्म के जीवों का रूप लेकर प्रयोग करते थे। कभी आधे इंसान आधे कुत्ते के हाइब्रिड्स, तो कभी आधे इंसान और आधे घोड़े के हाइब्रिड्स, और कभी समुद्री जीवों के अंगों वाले इंसान के रूप में। वो तरह तरह के प्रयोग करके देखते थे कि उनका कौन सा रूप पृथ्वी पर रहने के लिए सबसे सही है। हमें लगता है कि यह सिलसिला रुक गया, लेकिन शायद ये बात सही नहीं है। क्या परग्रही जीव आज भी पृथ्वी पर नए नए जीव भेज रहे हैं और आज भी यहाँ रहने वाले जीवों में बदलाव ला रहे हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि जिस तरह से हम दूसरे ग्रहों पर रिसर्च करते रहते हैं, उसी तरह से शायद दूसरी दुनिया के जीव भी हमारे समंदरों का इस्तेमाल अपनी रिसर्च लेबोरेटरी के तौर पर कर रहे हों। सेंट जॉर्जेस बम्यूडा 1978। डॉक्टर टॉम आइलिफ एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं और तब वो बम्यूडा बायोलॉजिकल स्टेशन पर काम कर रहे थे। उन्होंने उस इलाके में पानी के नीचे कई गुफाएं देखी
उनके कई सहयोगियों ने उनसे कहा कि वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि पानी के नीचे खारे पानी के उस माहौल में उन गुफाओं के अंदर कोई जीव रह ही नहीं सकता। उन गुफाओं तक सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंचती थी, मगर वो ये देखकर हैरान रह गए कि उन गुफाओं में तरह तरह के जीव रह रहे हैं। वो ब्लू होल्स बहामास में पानी के नीचे मौजूद गुफाएं हैं और उन्हें ब्लू होल्स इसलिए कहा जाता है कि वो वर्टिकल शाफ्ट्स हैं। उन्हें देखने पर लगता है कि वो पानी काफी गहरा है, गहरे नीले रंग का और बिल्कुल साफ भी है। बहुत से लोगों ने कहा था कि वहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए वहाँ कुछ ढूंढने का मतलब नहीं है, मगर मैंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और उस जगह पर ये देखने चला गया कि वहाँ आखिर है क्या। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ करीब 350 नई प्रजाति के जीव थे जिन्हें मैंने अपने करियर में पहली बार ढूंढा था। उन गुफाओं में जितने जीव रहते थे उतने तो शायद दुनिया में किसी और जगह पर नहीं रहते। डॉक्टर आइलिफ ने न सिर्फ उन ब्लू होल्स के बेहद मुश्किल माहौल में ढेर सारे अनोखे जीवों को देखा था, बल्कि वो जीव दुनिया के दूसरे जीवों से बिल्कुल अलग भी थे। हमने पानी के नीचे मौजूद उन गुफाओं में कई अलग अलग किस्म के नए जीव देखे। हम जिन जीवों पर काम कर रहे थे उनमें से एक जीव बिल्कुल अलग था। वो क्रस्टेशियन जीवों की एक बिल्कुल नई नस्ल थी और उन्हें रेमिपीड्स कहते थे। वो सबसे अलग इसलिए थे क्योंकि वो दुनिया के इकलौते ऐसे क्रस्टेशियन थे जिनके दांत जहरीले हैं। ये जहर इंजेक्ट करने वाले दांतों से लैस होते हैं, इसलिए वो तैरते हुए अपने शिकार के पास जाते हैं, किसी छोटे श्रिम्प तक, और फिर वो अपने दांतों के जरिए श्रिम्प के शरीर में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे वो अपाहिज हो जाता है और तब वो उसका बाहरी हिस्सा खाने के बाद उसके जूसेस पी जाते हैं। अगर मुझे किसी साइंस फिक्शन का एक मॉन्स्टर बनाना होता तो मैं उसे रेमिपीड जैसा ही बनाता। वैज्ञानिक ऑक्टोपस की इन अद्भुत क्षमताओं को देखकर इतने हैरान हैं कि वो आज भी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। ये उन हजारों अनूठे समुद्री जीवों में से एक है जिसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही एक जीव की खोज हुई थी 2013 में। यह ऑक्टोपस का एक बहुत ही बड़े कद वाला कजिन था, जायंट स्क्विड। पहले तो उसे एक मिथकीय जीव ही माना जाता था क्योंकि जायंट स्क्विड की लंबाई 40 फुट से ज्यादा हो सकती है और उनका वजन 300 किलो तक हो सकता है। उनकी आंखें दुनिया के किसी भी जीव से ज्यादा बड़ी होती हैं, जो गहरे पानी में सूरज की रोशनी की कमी की भरपाई कर लेती हैं। आर्किचोसिस ड्यूक्स या जायंट स्क्विड बड़ा ही दिलचस्प जीव होता है क्योंकि इतने गहरे पानी में रहने वाला ये जीव काफी बड़ा होता है। जायंट स्क्विड के टेंटिकल्स में कई सक्शन कप्स होते हैं और उनमें छोटे छोटे दांत भी होते हैं जिनसे वो अंधेरे में भी अपने शिकार को दबोचकर अपनी तरफ खींच लेता है। पिछले 20 वर्षों में जितने भी नए जीवों की खोज हुई है उनमें शायद सबसे अनोखे हैं टेनोफोर या कोम जेली। उसके 2 न्यूरो सिस्टम्स होते हैं और वो किसी भी जख्म को सिर्फ 3 घंटे से कम वक्त में ठीक कर लेता है और कोई निशान नहीं रहता और वो अपने दिमाग को भी रीजेनरेट कर लेता है। कोम जेलीज वैज्ञानिकों के लिए ऐसी पहेली थे कि उन्होंने उनका नाम रखा दूसरी दुनिया के समुद्री जीव, एलियंस ऑफ द सी। लेकिन क्या अब हम ऐसे कई और अनोखे जीवों की भी खोज कर सकते हैं? गहरे समंदर में खोज कर पाना आसान काम नहीं है और ये बेहद खतरनाक भी है। कई लिहाज से एक स्पेस मिशन ज्यादा आसान होता है। वहाँ इतना दबाव होता है कि ज्यादातर कन्वेंशनल सबमरीन्स और सबमर्सिबल्स उस दबाव से टूट जाते हैं। अभी तक समंदर के तल पर मरियाना ट्रेंच जैसी जगहों तक बहुत कम ही मिशन हो पाए हैं। इन समंदरों के सबसे गहरे हिस्से करीब 11 किलोमीटर तक गहरे हैं और वहां तक जाने के लिए खास किस्म के बैथिस्फीयर और सबमरीन्स की जरूरत पड़ती है। जब रिसर्चर्स वहां तक पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उतनी गहराई में भी जीव रहते हैं, जबकि उन्होंने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या समंदर की इतनी गहराई में परग्रही जीव रहते हैं और वहां उनके बेसिस हैं? ये सोचकर भी हैरानी होती है। क्या ये नहीं कहा जा सकता कि इंसान चूंकि अभी तक समंदर की गहराइयों में पूरी तरह से खोज करने लायक नहीं हो पाया है, इसलिए हमें आज तक वहां की चौंका देने वाली हकीकत का पता नहीं लग पाया।
हम ये नहीं जान पाए कि दूसरी दुनिया के जीवों का न सिर्फ वजूद ही है, बल्कि वो हमारे समंदरों में आज भी रहते हैं। इसके बारे में कई एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट सिर्फ हाँ ही नहीं कहते, बल्कि वो ये भी मानते हैं कि सभी परग्रही प्रजातियां खामोश और तैरने वाली ही नहीं होती। उनका कहना है कि पृथ्वी के समंदर अनंत अथाह हैं, इसलिए वहां परग्रही जीवों की पूरी बस्ती समा सकती है। उनमें से कुछ के पास हमसे कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी भी है। आगे देखिए। सैटेलाइट फोटोज में समंदर में करीब 2000 फुट की गहराई में एक ओवल स्ट्रक्चर दिखा, जिसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल फ्लैट था। इतनी गहराई में बेसिस छिपे हो सकते हैं, सालों तक हमें उनकी मौजूदगी का पता ही नहीं चला। मैलिबू, कैलिफोर्निया, 2014। सैटेलाइट इमेजरी से समंदर किनारे से करीब 10 किलोमीटर दूर तल पर एक ढांचा नजर आया। सैटेलाइट फोटोज में साफ नजर आ रहा था कि वो एक ओवल स्ट्रक्चर है, जिसका ऊपरी हिस्सा फ्लैट था और नीचे उसके पैर थे जिनके सहारे वो खड़ा था। वो करीब 2000 मीटर की गहराई में है। कई लिहाज से वो देखने में एक ऑयल प्लेटफॉर्म जैसा लगता है। पानी के नीचे जिस जगह पर वो ढांचा मिला था, वहां से स्थानीय लोगों ने समंदर के नीचे से आती बड़ी अनोखी रोशनी भी देखी थी। मैलिबू के समंदर किनारे के करीब मौजूद पॉइंट डूम के पास से एक शख्स ने 911 पर फोन करके कहा कि वो समंदर के नीचे से आ रही रोशनी दिखी है, इसलिए उसने शेरिफ के स्टेशन में फोन किया है। पॉइंट डूम और उसके आसपास के इलाकों में यूएसओज दिखना आम बात है। यूएसओ का मतलब है अनआइडेंटिफाइड सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैलिबू के किनारे के पास एक गहरी गुफा में कोई एलियन बेस है? क्या इसी वजह से वहां किनारे के करीब इतने यूएसओज नजर आते हैं? समंदर की गहराइयों में एक एलियन बेस, क्या ये बात सही हो सकती है? अगर ऐसा है तो कहीं पृथ्वी के समंदरों की गहराइयों में परग्रही जीवों के ऐसे इंस्टॉलेशंस छिपे हो सकते हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं हाँ, हो सकते हैं, और वो दुनिया भर में प्रचलित यूएसओज की कहानियों का हवाला देते हैं। चश्मदीदों ने समंदर के तल से बाहर आते यूएफओज देखे थे और वो बाहर निकलने के बाद सीधे अंतरिक्ष में गायब हो जाते थे। लोगों ने उन्हें कैलिफोर्निया में समंदर के किनारे के पास देखा। गल्फ ऑफ मेक्सिको में भी वो बड़ी संख्या में नजर आए। अगर आप कुछ देर तक फ्लोरिडा गल्फ कोस्ट पर रहे तो यूएसओ दिख जाएंगे। नाविकों ने समंदर में अपने जहाज के नीचे से आती रोशनी देखी थी। वो सबमरीन्स नहीं थी, वहां कुछ और ही हो रहा था। वहां सतह के नीचे कुछ भी छिपा हो सकता था। अगर दूसरी दुनिया के जीव पृथ्वी पर जीवन के बीज डालना चाहते थे तो इस काम के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता था कि वो समंदर की गहराइयों में छिपे रहें। उन गहराइयों में उनके साथ साथ उनके व्हीकल्स और उनके बेसेस छिपे रह सकते थे और हजारों न सही पर कई 100 साल तक हमें उनका पता भी नहीं चलता। समंदर की गहराई में परग्रही यान हजारों साल से छिपे हैं। बहुत से लोग तो इस बात को साइंस फिक्शन की कहानी मानते हैं, लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट समुद्री जंग के मामले में हाल में हुई एक खोज की तरफ इशारा करते हैं। मई 2017 में यूनाइटेड किंगडम ने अपने बिल्कुल नए सबमरीन प्रोग्राम एस्ट्यूट क्लास की घोषणा की। परमाणु हमला कर सकने में सक्षम ये सबमरीन्स करीब 100 नाविकों के क्रू को लेकर करीब 1000 फुट की गहराई तक जा सकती हैं और 25 साल तक लगातार उसी गहराई में रह सकती हैं। उसे सिर्फ खाने का सामान और सप्लाईज लेने ही सतह पर आना पड़ेगा। मगर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि समंदर में संसाधनों की कोई कमी नहीं है और विकसित टेक्नोलॉजी से हम जल्दी ही ऐसे तरीके ढूंढ निकालेंगे कि हमारी सबमरीन्स अपनी जरूरत की हर चीज पानी के नीचे ही हासिल कर ले। समंदर में हर वो चीज मिलती है जिनकी जरूरत एक जहाज पर काम करने वाले क्रू को पड़ती है। वहां इतने पौधे और जीव होते हैं कि खाने की कभी कमी ही नहीं होगी। पानी में से मिनरल्स और सॉल्ट भी निकाले जा सकते हैं। समंदर के पानी को डिसैलिनेट करके पीने लायक भी बनाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जा सकता है और उससे ईंधन बनाने और सांस लेने के लायक हवा पैदा की जा सकती है।
जीवन के लिए जरूरी हर चीज समंदर से मिल सकती है, और अगर दूसरी दुनिया के जीव हमारे समंदरों में हुए तो वो सिर्फ वहां छिपने के लिए ही नहीं रह रहे, बल्कि वो माहौल उनके अनुकूल भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि परग्रही जीव न सिर्फ हमारे समंदरों की गहराई में छिपे हैं, बल्कि वो उस जगह को अपना पसंदीदा इलाका भी मानते हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्री जीव हम इंसानों के मुकाबले ज्यादा बेहतर अंतरिक्ष यात्री हो सकते हैं। हम जमीन पर रहते हैं और इसी जमीन पर चलते भी हैं, इसलिए हम इंसान अपने 2D मोशन से बंधे हैं और हम सिर्फ दाएं बाएं या आगे पीछे ही जा सकते हैं। लेकिन जो जीव समुद्री माहौल में पलते बढ़ते हैं वो 3D मोशन के आदी होते हैं और वो समंदर में आगे पीछे और दाएं बाएं के अलावा ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को ग्रेविटी के इम्पैक्ट की जरूरत पड़ती है और तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि अंतरिक्ष में रहने के मामले में इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है वेटलेसनेस। मतलब जो जीव समुद्री माहौल में रहता है वो कम ग्रेविटी वाले एनवायरनमेंट में भी रह सकता है। जमीन पर रहने वाले जीवों के मुकाबले समुद्री जीवों के जो फायदे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि अभी तक पृथ्वी के 90% से ज्यादा समुद्री इलाकों की खोज भी नहीं हो पाई है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि समंदर की गहराइयों में कई ऐसे जीव रहते हैं जो इंसानों से ज्यादा उन्नत हैं? और अगर ऐसा है तो क्या उन्हें अंतरिक्ष से आने वाली उल्काओं से पृथ्वी पर भेजा गया है? चूंकि हम आज भी उन गहराइयों में जाकर खोज करने लायक नहीं हुए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दिन वो समंदर से बाहर आएंगे और हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे? क्या अपने सौर मंडल के पार दूसरी दुनिया की सभ्यताओं को ढूंढने के बजाय हम उन्हें अपने समंदरों की स्याह गहराइयों में ढूंढ सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम इंसानों से कहीं ज्यादा उन्नत प्रजातियां ऐसी जगहों पर रह रही हैं जहां तक हम पहुंच नहीं सकते? सेंट पॉल, मिनेसोटा, 2008। आर्नल्ड लॉन्डे, एक रिटायर्ड हार्ट और लंग सर्जन, ने घोषणा की कि उन्होंने एक ऐसे नए और बेजोड़ स्कूबा सूट को पेटेंट करवाया है जिसके सहारे इंसान लिक्विड हवा में भी सांस ले सकता है। उनके इस नए आविष्कार की जान है एक खास किस्म का बेहद ऑक्सीजनेटेड परफ्लोरोकार्बन्स का वो घोल जो बहुत बड़ी मात्रा में गैस को डिसॉल्व कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी अभी भी विकसित हो रही है और अगर लॉन्डे कामयाब हो जाते हैं तो इंसान पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गहराई तक डाइव कर सकेगा। पृथ्वी के समंदरों के इन स्याह गलियारों में क्या हमें ये पता लगेगा कि इस पृथ्वी पर हम इंसान कुछ ऐसे समझदार और बुद्धिमान जीवों के साथ रहते हैं जो जमीन पर रहने वाले जीवों से कहीं बेहतर हैं? सच कहें तो हम जानते ही नहीं कि वहाँ नीचे क्या हो सकता है। हमारी खोज काफी सीमित रही है। अभी भी समंदर का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इंसान होने की वजह से हम तो यही मानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर हमारा दबदबा है, लेकिन हमारे पैरों के नीचे जो अथाह समंदर है वहां कई तरह की बड़ी ही उन्नत सभ्यताएं हो सकती हैं, वो भी जो शायद तभी से आई हो जब हम इंसानों का इस पृथ्वी पर जन्म भी नहीं हुआ था। वो शायद यहाँ किसी और सौर मंडल से आए थे और आज भी वो पानी के नीचे रह रहे हैं। ये बात हमें चौंकाने वाली लगती है, लेकिन शायद हमें उनके यान दिखने लगे हैं, वो यूएफओस जो पानी से बाहर आते हैं, और हो सकता है कि हमारे गहरे समंदरों में कुछ बेहद उन्नत संस्कृतियां भी हों जिनके बारे में हम आज तक जान नहीं पाए हैं। वहां कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी असल में एक बहुत बड़ी पेट्री डिश जैसी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब पृथ्वी पर ऐसा क्या दिखने वाला है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। क्या हम इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान जीव हो सकते हैं जो सिर्फ दूर दराज के ग्रहों पर ही नहीं बल्कि हमारे समंदरों में भी रहते हैं? परग्रही नहीं, पृथ्वी पर रहने वाले जीव। अगर परग्रही जीवों ने पृथ्वी पर जीवन के बीज डाले और आज भी इसका इस्तेमाल जेनेटिक लेबोरेटरी की तरह कर रहे हैं जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट मानते हैं, तो क्या ज्यादा गहराई में खोज करने पर हमें समंदर में वो जीव मिल सकते हैं जो हमसे ज्यादा उन्नत हो? शायद उन पानी और जमीन पर रहने वाले देवताओं जैसे जिनकी चर्चा हमारे पूर्वजों ने की थी। और अगर हमने एक दिन इन गहराइयों में जाकर खोज कर ली और उन जगहों पर रहने भी लगे तो क्या पूरी पृथ्वी सिर्फ हमारी हो जाएगी? कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस्ट के मुताबिक गहरे समंदर में रहने वाले जीवों ने हम इंसानों के बारे में पहले से योजनाएं बना रखी हैं।
क्या ये कहा जा सकता है कि हमारे समंदरों में दूसरी दुनिया के जो जीव रह रहे हैं वो अलग अलग किस्म के जीवों पर प्रयोग कर रहे हैं? और क्या वो अपनी खोजों के आधार पर हम इंसानों को एक दिन अपग्रेड करना चाहते हैं? क्या हमारे भविष्य में ऐसा हो सकता है कि समंदर में रहने वाले वो परग्रही जीव बाहर आए और हमें ये बताएं कि दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, तुम खुद को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? और क्या तब भविष्य में उस तरह से इंसान का विकास होगा? क्या अपने सौर मंडल के पार दूसरी दुनिया की सभ्यताओं को ढूंढने के बजाय हम उन्हें अपने समंदरों की स्याह गहराइयों में ढूंढ सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम इंसानों से कहीं ज्यादा उन्नत प्रजातियां ऐसी जगहों पर रह रही हैं जहां तक हम पहुंच नहीं सकते और वो वहां हजारों सालों से रह रही हो सकता है हम उन परग्रही जीवों से जब मिलेंगे तब वो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर नहीं आएंगे बल्कि हमारे समंदरों से बाहर आएंगे।